दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 9, भारत का स्वाधीनता आंदोलन। ये जो चैप्टर है वो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है और सभी विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको आइए हम पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। 8वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 9, भारत का स्वाधीनता आंदोलन। इसमें हम महत्वपूर्ण घटनाओं के बैकग्राउंड के साथ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे संबंधित उनको हम समझेंगे। दोस्तों 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की दिशा और तरीकों में काफ़ी बदलाव आया और ये वो समय था जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और वहाँ भी अंग्रेज गैर अंग्रेजों से भेदभाव करते थे। गांधी जी को उनके इस भेदभाव को सहना पड़ा था जब वो रेलगाड़ी के उस डिब्बे में बैठे जिसमें सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे। तो गांधी जी के पास इस डिब्बे में बैठने का टिकट था, फिर भी उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया क्योंकि वह श्वेत नहीं थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अंग्रेजों ने जो नस्लीय भेदभाव किया था उसमें काले और गोरों लोगों के बीच जो फर्क था वो जो है दक्षिण अफ्रीका में भी था। गांधी जी के पास जो है प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सेंट मॉरिट्सबर्ग जो एक स्टेशन है वहाँ पर उन्हें उस ट्रेन के डब्बे से बाहर धकेल दिया गया था क्योंकि वो श्वेत नहीं थे, यानी अंग्रेज़ों या यूरोपियन नस्ल के नहीं थे। भारतीयों के साथ रंग भेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था और अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और सन 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट आए। ये तो था थोड़ा सा बैकग्राउंड, लेकिन इसमें जो हम भारत का स्वाधीनता आंदोलन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका जो पहला टॉपिक ये है कि गांधी जी का नेतृत्व 1919 से 1939 ईस्वी। देखिए, महात्मा गांधी आप जानते हैं कि गांधी जी का नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देता है और प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1919 के बीच चला था, उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेज़ों की बहुत सहायता की थी और इसमें गांधी जी का एक स्वार्थ भी था, वो देश हित में। गांधी जी ने ये सोचा था कि इस युद्ध की जब समाप्ति होगी तो अंग्रेज़ देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और उस समय तक अंग्रेज़ों का जो चरित्र था उसको काफ़ी हद तक जो बड़े नेता थे वो समझते तो थे, लेकिन जनमानस तक वो सारी चीज़ें नहीं आ पाई थीं। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च 1919 में रोलट एक्ट पास किया था, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। इसे बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा गया था और गांधी जी ने फरवरी 1919 में इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो वो जो समय था वो एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का समय था। बंगाल विभाजन हो चुका था और भारतीयों में या जो कांग्रेस और यहाँ के जो क्रांतिकारी थे नेताओं में वो उनकी शक्तियों में बढ़ोतरी हो रही थी। लोग जो है उन क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे, इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने रोलट एक्ट पास किया था और गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया। आप जानते हैं कि अहिंसा और सत्याग्रह जो हैं वो महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए दो प्रमुख या महत्वपूर्ण अस्त्र थे और अहिंसा और सत्याग्रह एक प्रकार से देखा जाए तो गांधी जी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इतनी शक्तिशाली सरकार के सामने जो विरोध था वो शक्ति के विरोध या शक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सत्ता उनके पास थी, राजनीतिक सत्ता, और इसके अलावा सभी जो देश के जो भी साधन थे उनके अधिकार में थे। इसलिए ऐसी इतनी बड़ी शक्ति का जो सामना था वो शक्ति के बल पर नहीं किया जा सकता था। इसीलिए उन्होंने अपने कुछ अलग और नए प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया था उसको लड़ने के लिए। स्वराज के लिए अंग्रेजों की हत्या का रास्ता सबको उचित नहीं लगता था,
हिंसा और हत्या का विरोध करने वालों में गांधी जी प्रमुख थे। गांधी जी का मानना था कि अगर हमारी बात सही है तो बिना जोर जबरदस्ती और हिंसा के उसे प्राप्त करना चाहिए। अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए, यानी सत्याग्रह, और सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बात क्रांतिकारी और उग्रवादियों को समझ नहीं आती थी, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो आग्रह, निवेदन और अनुनय विनय करने पर कोई बात नहीं सुनेगी। उसके लिए जो है कठोर साधनों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन गांधी जी इसके विरुद्ध थे। गांधी जी ने सत्याग्रह प्राप्त करने के जो कार्यक्रम बनाए थे उसमें ये था कि अन्याय करने वालों का सहयोग न करना, यानी असहयोग करना। तो इसमें सबसे जो अन्याय करने वाले लोग थे उसमें ब्रिटिश प्रमुख थे। गांधी जी ने उनके असहयोग करने की रणनीति बनाई और अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना, यानी अवज्ञा करना। तो ये गांधी जी के सत्याग्रह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज सरकार से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा। जब गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस आंदोलन में एक नया मोड़ आया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी और ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आंदोलन छेड़ते थे। वह अंग्रेज सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करें, नमक पर से कर हटाएं, जंगल के उपयोग पर से पाबंदी हटाएं, शराब की बिक्री बंद करें। यानी शराब की बिक्री से सरकार को बहुत आय मिलती थी, लेकिन ये न केवल सामाजिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सभी प्रकार की समस्याओं को जन्म देती थी। गांधी जी ने शराबबंदी का जो है शराब बंद करने का निवेदन किया था और गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग इन ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर निकलने लगे। और इसके पहले के किसी भी प्रयास से भारी संख्या में आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरे थे। और जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग का केवल एक तरह से देखा जाए तो उसमें उन्हीं की सहभागिता थी। आम वर्ग या आम जनता इससे दूर थी। लेकिन गांधी जी के तौर तरीके या गांधी जी के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये आया कि जनसाधारण और सामान्य लोग भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए, यानी इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया था। गांधी जी ने देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू किया ताकि लोग नया राष्ट्र बनाने के आंदोलन में शामिल हो सकें। और छुआछूत और सामाजिक भेदभाव उस समय की बहुत बड़ी समस्या थी। एक जाति, एक वर्ग अपने को दूसरे वर्ग से उच्च समझता था और दूसरे जो निम्न वर्ग को वो कोई सम्मान नहीं देता था, उनको कोई विशेष अधिकार नहीं थे। लेकिन गांधी जी ने इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया ताकि सभी लोग एक दूसरे से जुड़ें और राष्ट्र निर्माण में सभी की भूमिका हो। देखिए, एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा कर रहे थे। वे उस डिब्बे में बैठ गए जो गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। उन्हें एक गोरे ने डिब्बे से बाहर धकेल दिया और कहा कि एक काला भारतीय उनके डिब्बे में यात्रा कैसे कर सकता है। ये उनका सरासर अपमान था। उन्होंने महसूस किया कि गोरों लोगों में उनके आत्मसम्मान और गरिमा के प्रति बिल्कुल आदर नहीं था। इसलिए उन्होंने गांधी जी को डिब्बे से बाहर धकेल दिया और इस कटु अनुभव ने गांधी जी को भारतीयों की गरिमा के उत्थान और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा दी थी। गांधी जी ने महसूस किया कि भारत में भी लोग आपस में जाति, मजहब, ऊंच नीच, सवर्ण, दलित, भाषा, संप्रदाय के नाम पर विभिन्न समूहों में बटे हुए हैं। इसलिए ये गोरे अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने भारत में सर्वप्रथम सभी धर्मों और संप्रदायों को लोगों को राष्ट्रवाद और भाईचारे की लड़ी में पिरोकर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ दी। और गांधी जी के इसी प्रयास की बदौलत आज हमारा ये देश भारत आज़ाद हो सका है। आइए देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बारे में। देखिए दोस्तों, इसी समय अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक भयानक हत्याकांड हुआ। ये जो कालक्रम चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाला, तो उस समय अमृतसर में एक बहुत ही बीभत्स घटना हुई थी। पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल किचलू और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा के मध्य में पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया। बिना चेतावनी दिए उसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया।
इसमें कई सौ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हुए थे। और ये उस समय की अत्यंत ही बीभत्स और दुखद घटनाओं में से एक था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से समस्त देश में हाहाकार मच गया और इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। इसने मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के राष्ट्रवाद को जन राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार, कारीगर आदि शामिल हुए। और अब राष्ट्रीय आंदोलन पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ यानी मजबूत हो गया था, क्योंकि सभी वर्गों की सहभागिता इसमें बढ़ गई थी और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ, जिससे राष्ट्रवाद को काफ़ी बल मिला था। एक महत्वपूर्ण घटना उसी समय की है असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन चला और इस स्थिति में गांधी जी ने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1857 के विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला ये पहला बड़ा आंदोलन था। और इसका उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना, यानी अंग्रेज शासन जो है वो केवल अंग्रेजों के द्वारा ही नहीं बल्कि भारतीयों के सहयोग के बिना चलाना संभव नहीं था। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। देखिए, अंग्रेजों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाएं, हम क्यों उनका शासन संभालें, ये कहते हुए कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया और सरकार में अंग्रेज जो है बड़े पदों पे थे और भारतीय जो है निम्न पदों और क्लर्क ग्रेड के रूप में कार्यरत थे। अनेक छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, स्वदेशी स्कूलों में भर्ती हुए, अंग्रेजी कपड़े और शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। अंग्रेजी चीज़ों के बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश भी की गई थी और देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी थी। कई जगह परिषद के चुनाव में लोगों ने वोट नहीं दिया और गांधी जी द्वारा लोगों को चरखा चलाने और सूत काटने का अभियान उससे जोड़ा गया। इससे घर घर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना मजबूत हुई और साथ ही साथ छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे जुलूस में निकालते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते थे। पुलिस उन्हें रोकती थी, उन पर लाठियां बरसाती थी, लेकिन लोग पुलिस पर हाथ भी न उठाते। एक जत्था पीटते हुए गिरफ्तार हो जाता तो उसके पीछे दूसरा जत्था इनकलाब जिंदाबाद, चरखा चला के हम स्वराज लेंगे और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए आता और शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देता। अंग्रेज शासन का हिंसा से मुकाबला लोग शांति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करके करते थे। 1921 में इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर आया तो उसका बहिष्कार किया गया। लोग उसके स्वागत में नहीं गए और बम्बई शहर में उस दिन हड़ताल रही थी। दूर दराज के इलाकों में गांव-गांव में गांधी जी की खबर फैल गई। किसानों, आदिवासियों, मजदूरों में भी ये जोश भर गया कि अब चंद दिनों में अंग्रेज राज्य खत्म हो जाएगा और गांधी जी का स्वराज का स्वप्न पूरा हो जाएगा। और ये उस समय बहुत बड़ी क्रांति थी। देश भर में उथल पुथल मच गई। लोगों में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी थी। लेकिन उसी दौरान एक घटना हो गई जिसने ये जो आंदोलन था उसको पूरी तरह से उसकी दिशा बदल दी। चौरी चौरा घटना जो है ये 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आकर किसानों ने या लोगों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना से गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो तरीके अपनाए जाएं, यानी जो साधन अपनाए जाते हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय किया और इसमें हाथ से कताई बुनाई, छुआछूत का निवारण और सांप्रदायिक एकता की स्थापना थी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है कि गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया। तो जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया।
गांधी जी 10 मार्च 1922 को कैद कर लिए गए और उन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी गई। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसके कारण राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैल गए। और यहीं पर जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन हिंसा प्रयोग के विरोध में रोका था, क्योंकि उनका जो असहयोग आंदोलन था अहिंसा पर और सत्याग्रह पर आधारित था। लेकिन गांधी जी का यही विचार था कि इतनी शक्तिशाली सरकार का सामना हम हिंसा से नहीं कर सकते हैं, उसका सामना करने के लिए हमें नए तरीकों की ज़रूरत है। उसी दौरान जो सशस्त्र क्रांतिकारी थे उनका भी जो है स्वतंत्रता आंदोलन में उनका अलग महत्व है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को बुरी तरह कुचल दिया गया था। बहुत सारे नेता जेल भेज दिए गए और कई लोग इधर उधर बिखर गए। 1920 ईस्वी के प्रारंभ में क्रांतिकारियों को जेल से रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस ले लेने से क्रांतिकारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। इन क्रांतिकारियों ने पुनः अपना क्रांतिकारी संगठन बनाना शुरू कर दिया। इसके नेता पुराने क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी थे। यहाँ आप चित्र में राम प्रसाद बिस्मिल को देख सकते हैं। दोस्तों, इसी समय एक घटना जो है काकोरी कांड की हुई थी। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया गया। इसमें देश से अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने और भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया गया। संघर्ष छेड़ने के लिए धन का अभाव था, इसलिए इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाने को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में पकड़े गए। इस लूटकांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई। अन्य व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई और चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। लाहौर कांड भी देखिए इसी समय का है। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले पुलिस का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज उच्च अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। बम से नुकसान नहीं हुआ, दोनों वहां से भागे नहीं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह और उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लाहौर में उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई और ये मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। सत्ता के दमन ने धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन को निर्बल कर दिया। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद, अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है, वहाँ पर मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। और आज़ाद की मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1932 तक चला और 1928 में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और ये कमीशन भारतीय शासन अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनी थी। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए साइमन कमीशन भारत में जहाँ जहाँ गया उसके विरोध में जुलूस और हड़तालें हुई और साइमन गो बैक साइमन या साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंजा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन रहा है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सन 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ।
इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात्रि 12 बजे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। और आप जान लीजिए कि इसी तिथि को या इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। दांडी यात्रा तो 1930 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया। इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी ने 1930 में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को देखिए 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था और इसको नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या में महिला और पुरुष और स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने निर्मम दमन, निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार के द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। 5 मई 1930 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और इसके विरोध में मद्रास यानी चेन्नई, कोलकाता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुए थे। एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, पेशावर में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिलती है। यहाँ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस इलाके में सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए। ये लोग लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। इसी प्रकार देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जमातुल उलमा ए हिंद ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर आपके लिए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गोलमेज सम्मेलन का है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो लंदन में 1930 में हुआ था। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। कांग्रेस की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसी नेता ने भाग नहीं लिया था। एक और देखिए, गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी जी ने सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता नहीं मिली। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इससे गांधी जी को आघात लगा और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया था और अंत में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। और इसके अनुसार दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए और पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। 1934 में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और वो कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए थे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में 1919 से 1932 तक के घटनाक्रम को, कालक्रम को समेटता हुआ ये अध्याय था भारत का स्वाधीनता आंदोलन। इसमें आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेते हैं
कि महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसमें जनसाधारण और सामान्य जनता की भागीदारी बढ़ी। न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अरुणा आसफ अली ने नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए जो है ये जेल गई थी। और एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी महिला रही हैं दुर्गा भाभी। इन्होंने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और मैडम भीकाजी कामा, जिनको क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है, उनका कहना था आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। इन्होंने अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा फहराया था। तो ये तो कुछ महिला क्रांतिकारी थीं जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बहुत सारी महिला क्रांतिकारी हैं और इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया था, आपकी जानकारी में होगा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं या महिला क्रांतिकारियों की भूमिका, इस पर एक वीडियो है। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए चैनल में जाएंगे वीडियो पे तो आप उसको पाएंगे। दो शब्दावली हैं, सत्याग्रह यानी सत्य के प्रति आग्रह, जन आक्रोश यानी जनता का आक्रोश अथवा गुस्सा। तो ये वीडियो था दोस्तों, इसमें हमने यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 9 भारत का स्वाधीनता आंदोलन पढ़ा। ये वीडियो या ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी घटनाओं को अत्यंत संक्षेप में और सामान्य रूप में समझाया गया है, लेकिन इसमें थोड़े से जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही आसानी से या आसान भाषा में इसने घटनाओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसमें उनके कारण और क्या प्रभाव पड़े भारतीय राजनीति पे उनको भी बखूबी इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो आपको समझने में इससे मदद मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।